साहब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रूस के दौरे पर है। कई लोगों के अनुसार ये दिल जीतने का दौरा है, कुछ अन्य लोगों के अनुसार दिल तोड़ने का दौरा है। दिल तोड़ने का दौरा इसीलिए माना जाता है कि ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रजातांत्रिक देश है भारत, उसके प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी रूस में जाके विश्व के सबसे बड़े अपराधी पुतिन के साथ गले लग गए। इससे शर्मनाक कोई काम नहीं हो सकता है। तो उनका दिल टूट गया। और मोदी जी वहाँ गए तो मोदी जी ने कुछ दिल भी जीत लिया, जैसे पुतिन का और रूस के लोगों का। एंड ही हैज़ रिसीव्ड द ग्रेटेस्ट ऑनर available in Russia, given during peace time। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है? साहब देखिए, ये कोई दिल जीतने वाली बात नहीं है, ना कोई दिल टूटने वाली बात। एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्र में जाता है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, स्ट्रैटेजिक विजिट है। दिल जीतना दूर की बात है, दिल तोड़ना छोटी बात है। स्ट्रैटेजिक विजिट है ये सब। अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर इंडिया में आता है तो उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है, उसका टाइमिंग है, सब स्ट्रैटेजिक है। इसमें कोई सेंटिमेंटल हो जाना, रोना धोना, अरे वो हमें छोड़ कर गया, देखो उसको गले लगाया, कोई मतलब नहीं है रोने धोने का। इंटरनेशनल रिलेशन में हर राष्ट्र जो है खुद का इंटरेस्ट देखता है, दूसरे का नहीं। अगर मोदी रशिया में गया तो भारत के लिए कुछ जीतने के लिए गया, किसी का दिल नहीं, कुछ चीज़ जीतने के लिए गया है। स्ट्रैटेजिक विजिट है वो, रिगार्डिंग आर्म्स, एम्यूनिशंस, वार स्ट्रैटेजी। अब देखिए, अगर कोई आदमी कोई राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करता है तो बुरा आदमी मानते हैं उसको, लेकिन हर दिन आप देखिए दुनिया में कम से कम 50 युद्ध चलते रहते हैं, छोटे मोटे। लेकिन कोई सऊदी अरेबिया यमन के ऊपर आक्रमण करता है, इसराइल गाज़ा के ऊपर करता है, हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर करता है, ईरान इसराइल के ऊपर करता है, चलता रहता है। कम से कम 50 युद्ध चलते ही रहते हैं। जैसा ज़ेलेंस्की बोलता है ना, एक ही युद्ध है वो हमारे ऊपर है। शायद उनको लगता होगा कि उनको तकलीफ हो रही है इसलिए वो रो रहे हैं, लेकिन 50 युद्ध चल रहे हैं तो आप किस किस को बॉयकॉट करेंगे? शायद सऊदी अरेबिया को बॉयकॉट करेंगे, इनको सीरिया को बॉयकॉट करेंगे। सीरिया तो वैसे कोई जाता नहीं है वहाँ पर, हमेशा गड़बड़ रहता है। ईरान को बॉयकॉट करेंगे क्या? नहीं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, यहाँ सब छोटे मोटे तौर पर युद्ध चलते रहते हैं। तो स्ट्रैटेजिक विजिट आप कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन साहब हमको लगता है ज़ेलेंस्की अकेला आदमी नहीं है जो ऐसा सोचता है। उनके साथ अमेरिका, यूरोप, सभी देशों में यही चिंता मौजूद है। ठीक है साहब, मोदी अपने शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा बुलाने के पहले कहाँ गए थे? G7 मीट में गए थे, तब किसी का कोई कंप्लेंट नहीं था। That was not a bilateral meeting। जो भी हो, he went to Europe first। तब रशिया ने कुछ नहीं बोला, उनको बुरा नहीं लगा, कुछ बोला नहीं। At that time everybody knew that मोदी के पास पुतिन का इनविटेशन है, एक्सेप्ट किया हुआ इनविटेशन है, वहाँ जाने का डेट भी तय है। वापस आया, 2 या 3 दिन का लोकसभा था, उसके बाद रशिया गया। तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके पास भी आए थे हम, और रशिया के पास भी गए। कल जाके चाइना में जाएंगे या जापान में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो हम जाएंगे हमारे राष्ट्र का काम के लिए, जहाँ जाना है हम जाएंगे। इंडिया तो, भारत हमेशा इंडिपेंडेंट नेशन है, किसी के साथ में जाने के लिए हम तैयार नहीं। ये जो बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम वगैरह, सिर्फ बोलने वाली बात है वो।
मिनिमम मोदी के लिए वो बोलने वाली बात है और ऐसे ही रहना चाहिए। क्योंकि चाणक्य ने बताया राष्ट्र जो है वसुधैव कुटुंबकम प्रिंसिपल में चलता नहीं है, गलत है वो एक सन्यासी का जो माइंडसेट है वो वसुधैव कुटुंबकम साहब एक है वगैरह सन्यासी का है, स्टेट्समैन का नहीं है वो। लेकिन सारी दुनिया इस बात की कोशिश कर रही है कि रूस को किसी ना किसी तरह से दबाया जाए, क्योंकि से इट वाज यूनिलैटरल वार डिक्लेयर्ड ऑन यूक्रेन उनके पास गया नहीं, यूक्रेन से पर आक्रमण कर दिया। अभी देखिए एक स्कूल पर मिसाइल छोड़ दिया है और 41 बच्चे मर गए हैं। इस तरह के खबर हर दिन सुनने को मिलता है, तो हम कैसे रूस को सपोर्ट कर सकते हैं? साहब अमेरिका कोई कम है क्या? अमेरिका ने इराक में क्या किया? जब वो बोले कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD है वहाँ पर, और वहाँ जाके पूरा इराक को खोद लिया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बाद में सदाम हुसैन को पकड़कर फांसी चढ़ाया। ये अमेरिका ने किया था ना, तो ये क्या कम था? तब क्या हमने क्या किया? अमेरिका से सब नाता तोड़ दिया? नहीं, सब दुनिया में जो सब ऑर्डर बनाने का काम भारत का नहीं है ना अमेरिका का है। अमेरिका को लगता है कि हम वी आर द वर्ल्ड पुलिस, नहीं है साहब, वर्ल्ड पुलिस नहीं है। तो वो ह्यूमन राइट्स के बारे में हमको क्लास मत देना। अमेरिका तो का काम देखो। हम लोगों को इससे क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? एक तो ऑयल का फ़ायदा, दूसरा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा, वेपन्स का फ़ायदा। अब क्या है, हम भी कुछ मुसीबत में हैं। अभी जो वेपन्स लोग बेचते हैं वो AI के साथ, दैट इज AI अटैच्ड वेपन्स। तो मैं आपको एक रिवॉल्वर दे दूं तो वो रिवॉल्वर लेके आप मुझको गोली न मारें, ये सॉफ्टवेयर उसमें बिल्ट इन रहता है। तो आप रिवॉल्वर लेंगे और मेरे ही तरफ फायर करना शुरू करेंगे तो फायर नहीं होगा। वो दूसरी दुनिया में सबके तरफ फायर कर सकते हैं आप, मेरे तरफ फायर नहीं कर सकते, ऐसा सॉफ्टवेयर उसमें इनबिल्ट है। सो आर्म्स ट्रेड हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट नाउ। किसको कौन, वाई इसराइल इज नॉट अफ्राइड ऑफ एनीबडी? बिकॉज अमेरिका का जो वारफेयर है उसमें सब इसराइल का सॉफ्टवेयर है। तो अमेरिका से कोई टैंक लेगा तो वो सीरिया के तरफ चलेगा, आप इसराइल के तरफ चलाओ नहीं चलेगा। वो सिर्फ सीरिया के और लेबनान के तरफ चलेगा, ऐसा कर दिया है। तो वी हैव टू बी वेरी चूसी एंड वेरी केयरफुल वाइल परचेसिंग वेपन्स। इसलिए रशिया से हम लोगों ने S-100 मिसाइल ले लिया। इनफैक्ट वाई अमेरिका इज अनहैप्पी विद अस सिंस द डे ऑफ परचेस ऑफ S-400, बिकॉज अमेरिका हैड ए बेटर मिसाइल, उनके अच्छा था टेक्नोलॉजिकली, दैट वाज सुपीरियर। स्टिल वी डिसाइडेड, तय किया कि हमको S-400 चाहिए बस। शायद दूसरा भी एक कारण हो सकता है, रूस और चीन के साथ ज़्यादा क्लोज हो जाने से ये भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ये भी होगा सर, होगा, क्योंकि अब ये डी-डॉलराइजेशन के तरफ जा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड डी-डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो US का एक्सिस्टेंस जो है वो डॉलर के ऊपर है। तो वो क्या करेंगे? उनका दो चीज़ है, नंबर वन अमेरिका US इज नंबर वन बोलते हैं, क्यों? वन थिंग देयर वेल्थ, नंबर टू देयर वेपन्स, वेल्थ एंड वेपन। अब ये डी-डॉलराइजेशन आ गया तो वेल्थ चला जाएगा। अभी अमेरिका क्या करता है, जब भी उसको पैसा चाहिए प्रिंट करो, क्योंकि डॉलर का वैल्यू है, तो सिर्फ प्रिंट करना, जितना डॉलर चाहिए उतना डॉलर प्रिंट करो, वो डिस्ट्रीब्यूट करो, दैट इज द वर्ल्ड करेंसी। अब वो कम होते जा रहे हैं। आपने ये देखा होगा सऊदी अरेबिया और US के बीच में अब जो डिस्कशन चल रहा है, सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ डी-डॉलराइजेशन। अमेरिका इज गिविंग देम हेल ऑफ ए लॉट ऑफ ऑफर्स टू कीप सऊदी अरेबिया विथ अमेरिका, लेकिन सऊदी अरेबिया अभी तक एग्री नहीं किया। एंड यू नो सऊदी अरेबिया डिडंट गो टू G7 साथ में, in spite of invitation they didn't go to G7। that was a signal सऊदी अरेबिया ने जो अमेरिका को दिया
कि आई एम नॉट ए स्लेव ऑफ यू, वेन एवर यू कॉल आई विल नॉट कम। और हमने भी एक सिग्नल दिया है, क्योंकि हम भी तेल, पेट्रोल, डीजल आदि लेते हैं रूस से, और दैट इज़ टू द ट्यून ऑफ $60 बिलियन, मगर हम डॉलर नहीं देते हैं, हम रुपये देते हैं, और रूस को इतना रुपया, इंडियन रुपया नहीं चाहिए, एंड दे आर रिटेनिंग दैट वेल्थ टू इंडिया टू इन्वेस्ट इट इन इंडिया। तो दोनों ओर से हमें फ़ायदा मिलता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ये जो क्रूड ऑयल मिलता है उसको रिफाइन करके फिर बेचते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। तो इस तरह से, और ये रही भारत की बात, रूस को इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता? रूस जो है उसने पंगा ले लिया है वेस्ट से, यूरोप से, होल यूरोप, पोलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड द ग्रेट अमेरिका इंक्लूडिंग इंग्लैंड, ये सब उनके शत्रु बन गए हैं, तो उनको मित्र चाहिए। अब भारत से ज़्यादा ट्रस्टवर्थी नेशन दूसरा नहीं है। भारत ऐसा अपना पॉलिसी दिन ब दिन चेंज नहीं करता। कुछ यू कैन ट्रस्ट ऑन मोदी। शायद पुतिन ये सिद्ध करना चाहता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमको चाहने वाले हैं, हमारे बहुत सारे चाहते हैं दुनिया भर में। और इसमें तो सबसे मुख्य स्थान पर मौजूद है भारत। बाकी उनके जो दोस्त हैं, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, इन सब का कोई मानता नहीं है, मगर भारत जैसा आदरणीय शक्तिशाली देश से मित्रता होने से। अब ये पूरे ग्लेन प्लान में, आप पिछले कोई मिनट से हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कहीं नहीं आया। आपने देखा ना मेरे जुबान पे आया ना आपके जुबान पे आया। पाकिस्तान हैज़ बिकम ए बिग ज़ीरो। पाकिस्तान कोई काम का नहीं है। इसका सिर्फ सेंटर में पड़ा है पाकिस्तान। वो सोचता था मैं चाइना के करीब हूँ, मैं अमेरिका का करीब हूँ। अरे अब कहाँ है? एक तो गरीब बन गया और किसी का दोस्त नहीं रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान किसी का दोस्त नहीं रहा और कहीं का नहीं रहा। कहीं का नहीं रहा, भिखारी होके फिर रहा है। तो कैसा भारत ने पाकिस्तान को ज़ीरो बनाया देखिए। इसलिए पाकिस्तान इज ट्राइंग द ओल्ड ट्रिक ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन जम्मू कश्मीर। अब वो जम्मू के तरफ आ गया है, इसलिए 5-6 इंस्टेंस आ गए पिछले 2-3 हफ्ते में। छोटा सा इसका ओल्ड टेक्निक जो है वो ट्राई कर रहा है। पाकिस्तान इसके सिवा और कुछ नहीं जानता है। हाँ। बस यही जानता है और करता है भी। मैं भी ताजुब हो गया, क्योंकि इसके बीच में पाकिस्तान को क्यों हम भूल गए। मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए। तो पाकिस्तान इज नॉट काउंटर एट ऑल इन ऑल दिस वर्ल्ड प्ले। कोई कुछ पूछता नहीं, पाकिस्तान मेरे साथ है ऐसा कोई बोल नहीं सकता। अगर पाकिस्तान साथ है तो दैट इज ए बर्डन, पाकिस्तान साथ नहीं है तो दैट इज ए रिलीफ। पाकिस्तान तो भूला बिखरा हो गया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ टोटल इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, वो ऐसा बन गया है आपकी पाकिस्तान का ये अपने दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है आपकी। देखिए साहब, हम सबको अंबेडकर साहब पर बहुत ज़्यादा गर्व है, लेकिन कांग्रेस से या नेहरू से उनको कोई आदर नहीं मिला। इसी परेशानी से कांग्रेस छोड़ के उन्होंने अपना पार्टी बना लिया, रिपब्लिकन पार्टी शायद। ये सब की क्या वजह थी, आपको याद है? मैं एक सच बताऊं तो सबको बुरा लगेगा।
बाबा साहेब अम्बेडकर कोई हीरो नहीं था टिल 1989। अच्छा। 89 में क्या हुआ था कि उसके पहले मंडल कमीशन रिपोर्ट आ गया था 1980 में, जनता पार्टी सरकार थी तब मंडल कमीशन रिपोर्ट आया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, न जनता पार्टी ने किया न इंदिरा गांधी ने किया। उसके बाद जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो देवीलाल ने एक बहुत बड़ी जाट रैली का आह्वान दिया जिसमें कम से कम 5 लाख जाट आएंगे। तो 5 लाख लोग अगर इकट्ठा होंगे, देवीलाल विल बी द मोस्ट पावरफुल मैन इन दैट मिनिस्ट्री। ही वॉज अदरवाइज डेप्यूटी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ही वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो देवीलाल ने चुनौती दी वीपी सिंह को कि भाई मैं तुमको हटा दूंगा इस पद से। तो वीपी सिंह के पास कुछ नहीं था, क्या करेंगे, क्योंकि वीपी सिंह जानता है मिनिस्ट्री में, पार्लियामेंट्री पार्टी में सब मेजॉरिटी इनके पास, देवीलाल के पास है। देवीलाल को हराना आसान नहीं है। तो वीपी सिंह ने डिसाइड किया ये जाटों को टुकड़े टुकड़े में बांट दो, क्योंकि जाट में सब, जाट एक जाति नहीं है, डिफरेंट टाइप का जाट है। तो उसमें से कुछ लोगों को मंडल कमीशन में रिजर्वेशन है, कुछ लोगों को नहीं है। तो मंडल कमीशन अगर इम्प्लीमेंट किया तो ये जाट रैली फेल हो जाएगी। इसीलिए वीपी सिंह ने मंडल कमीशन रिपोर्ट अनाउंस किया कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग मंडल कमीशन रिपोर्ट। वो बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडिया था, ये वो दुनिया भर का पिछड़े वर्ग, सोशल इंजीनियरिंग, ये सब शब्द बाहर आ गए। तो सब पॉलिटिकल पार्टियों को बाबा साहेब अम्बेडकर की जरूरी पड़ी। तो सबने उठा लिया बाबा साहेब अम्बेडकर को, अम्बेडकर मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये हुआ दैट टू दैट जेंटलमैन इट वाज in fact it is Ambedkar is more a political tool than an ideology. Ambedkar never had his own ideology. उनके मन में सिर्फ एक ही था कि भारत एक रहना चाहिए, प्रॉस्परस रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जो पीछे हैं उनको भी साथ लाओ। ऐसा नहीं कि जो पीछा है उसको आगे करो और अभी जो आगे है उसको पीछा करो, वो तो रिवेंज है। ये अम्बेडकर का थियरी नहीं था कि जो भाई पीछे हो गया, ये नहीं कि तुम्हारी गलती, किसकी भी गलती हो। वो भारत ऐसा चला कि कुछ लोग पीछे हो गए तो उनको भी साथ लाओ, बस यही था उनका। तो वीपी सिंह ने मंडल कमीशन इसीलिए लाया कि उनकी मजबूरी थी, मजबूरी थी देवीलाल को गिराने के लिए, देवीलाल को हराने के लिए। बाकी इतना बड़ा आदमी था तो वो ही वाज इन पॉलिटिक्स फॉर सेवरल ईयर्स। उसने कभी मंडल कमीशन की जिक्र नहीं की, जनता पार्टी में नहीं की। उस टाइम कांग्रेस में था वीपी सिंह। ही वाज विद राहुल गांधी। राहुल गांधी से झगड़ा करके वीपी सिंह बाहर आके ये जनता दल बना के फिर नेक्स्ट इलेक्शन में पावर में आ गया, राजीव गांधी। हाँ, राजीव गांधी। तो तब तक वीपी सिंह कांग्रेस में था तो उसने कोई मंडल कमीशन शब्द ही नहीं बोला है। बोलना चाहिए था ना, इफ ही वाज सिंसियर। तो ही यूज्ड इट एज ए पॉलिटिकल टूल अगेंस्ट देवीलाल। ये किया वो आदमी ने, लेकिन वो टूल ऐसा डेंजरस है मंडल कमीशन, तो सबको एग्री करना पड़ा। सब लोग अम्बेडकर के गुणगान गाते रहे, अभी भी चल रहा है वो। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज अंडर कंपल्शन टू सेलिब्रेट अम्बेडकर। अम्बेडकर को सेलिब्रेट नहीं किया तो कुछ बड़ा गुनाह है, ऐसा एक माहौल पैदा हो गया है, इसलिए अम्बेडकर का गान गा रहे हैं। जब अम्बेडकर जिंदा था किसी ने उनका कदर नहीं किया, किसी ने। कांग्रेस में था वो आदमी, कांग्रेस ने 2 बार उनको हराया। कांग्रेस से वो बाहर आ गया बेसिकली बिकॉज ऑफ हिंदू कोड बिल। अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया पार्लियामेंट में। You know, the man who has given birth to our constitution, who drafted the constitution, he was the chairman of the drafting committee of the constitution.
उनके लिए हिंदू कोड बिल वाज ए लेफ्ट हैंड जॉब। तो अंबेडकर ने बताया कि भाई देखो, बेसिकली 3 ग्रुप्स है भारत में, हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम। बाकी जो है ये सिख, बौद्ध, जैन सब बोलते हैं, वो हिंदू के ऑफशूट है, यू कैन मैनेज दम। तो हिंदू को अगर आप मैनेज करते हैं तो 85% मैनेज हो गया। अब एक रास्ता है, रोड है, आप टार करते हैं, 85% टार हो गया तो लोग बोलेंगे कि 85% रोड अच्छा है, खाली लास्ट में कुछ 15% है उसमें खड्डा है भाई, लेकिन अच्छा रोड है, यही बोलेंगे। तो हमारे जो फैमिली लॉ वगैरह है हिंदूज का, जो है, हिंदूज आर कंपैरेटिवली लॉ कंप्लेंट पीपल, यू कैन फोर्स दम समथिंग, अनलाइक क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। तो ये खुल्लम खुल्ला बोल दिया उन्होंने कि ये जो 2 कम्युनिटीज़ है थोड़ा कट्टरवादी है, तो इनको रखने दो। 15% रोड अपना थोड़ा खराब रहेगा, 85% ठीक करते हैं। लेकिन नेहरू डर गया, क्योंकि हिंदू में कई सन्यासी थे, इसको डोंट टच, दिस इज ए डिवाइन लॉ, फैमिली लॉ इज डिवाइन, ऐसा सोचने वाले लोग थे। तो अंबेडकर ने बोला कि बुलडोज इट, ये सब ठीक करना है, वी कैनॉट अफोर्ड टू हैव सच अनबैलेंसेस। इनके दलित के साथ अन्याय, दलितों को इसमें मंदिर में नहीं जाने देना, महिलाओं को उनका कोई राइट्स नहीं देना, ये सब वी कैनॉट, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ए मॉडर्न कंट्री, वी कैनॉट अफोर्ड टू हैव ऑल दीज थिंग्स अनबैलेंसेस, तो निकाल दो उसको। नेहरू वाज अगेंस्ट दैट। उसी प्रोटेस्ट में अंबेडकर ने कांग्रेस से रिसाइन किया और लोकसभा से भी रिसाइन किया, एंड ही फॉर्म्ड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। 2 बार कंटेस्ट किया, दोनों बार कांग्रेस ने हराया अंबेडकर को। अगर अंबेडकर इतना बड़ा आदमी है तो कम से कम उनको सोचना चाहिए कि भाई फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको आने दो लोकसभा में, भले पार्टी दूसरी हो, आने दो ना, एमिनेंट आदमी है वो, इंग्लैंड से गोल्ड मेडल मिला हुआ आदमी, छोटा आदमी नहीं है, एमिनेंट आदमी है। उससे नेहरू डरते थे क्या? कि डरते थे। सी एवरी स्ट्रॉन्ग, नेहरू वाज मोर्टली अफ्रेड ऑफ एवरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से डरते थे, सरदार पटेल से डरते थे, राजगोपालाचारी से डरते थे, सावरकर से डरते थे, सुभाष चंद्र बोस से डरते थे। जो कैपेबल है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, हु कैन बिकम इवन प्राइम मिनिस्टर, तो उसको दूर से ही हटा दो, किल हिम और अवॉइड हिम, समहाउ ब्लॉक हिम। दिस वाज हिज प्रॉब्लम। और आपने कहा था कि वीपी सिंह की ये चाल थी मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन आया तो इससे हानि किसको हुई, ज़्यादा मुश्किल किसको हुआ? मंडल कमीशन आया तो सी मुश्किल किसी को नहीं हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस बहुत हुए। अद्वानी जी को दूसरा कुछ करना पड़ा उस वक्त? नहीं, वो भी फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि अद्वानी जी का रथ यात्रा ये मंडल कमीशन के पहले अनाउंस किया था, यात्रा शुरू नहीं की थी, लेकिन रूट वगैरह अनाउंस किया था। 89 में उनका पालनपुर, आई थिंक हिमाचल प्रदेश में है वो, वहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल ऑल्सो ज्वाइन दिस राम जन्मभूमि आंदोलन। तो कैसे ज्वाइन करेंगे? जब हम ज्वाइन करेंगे तो धूमधाम से ज्वाइन करेंगे, इट मस्ट बी एन इवेंट। तो ऐसे सोचकर रथ यात्रा तैयार कर ली। रथ यात्रा के पीछे गोविंदाचार्य, प्रमोद महाजन। मोदी हैड ए रोल बट लिमिटेड टू गुजरात। उसके बाहर जो है टोटल रथ यात्रा का रूट डिसीजन, कहाँ ठहरना है, कहाँ खाने का व्यवस्था क्या है, कहाँ मीटिंग चलाना है, ये सब डिसाइड किया प्रमोद महाजन और गोविंदाचार्य ने मिलकर। मुरली मनोहर जोशी नहीं, मुरली मनोहर जोशी वॉज इक्वलेंट टू एल.के. अडवाणी। तो ग्राउंड लेवल प्लानिंग में जोशी जी कहाँ थे? तो बड़े नेता हैं, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, ये तीनों बहुत बड़े टॉप मोस्ट लीडर्स ऑफ बीजेपी। शुरुआत काफ़ी धूमधाम से हुआ, लेकिन अब बिहार पहुंचने तक थ्रू आउट धूमधाम से हुआ। जो अरेस्ट हुआ वो भी धूमधाम से हुआ। अरेस्ट करने का डिसाइन भी वीपी सिंह ने किया था,
अभी लालू प्रसाद यादव बोल रहे कि मैंने अरेस्ट किया, ठीक है, टेक्निकली ठीक है, लेकिन वीपी सिंह ने फ़ोन करके लालू प्रसाद यादव को बोला कि भाई आडवाणी वहाँ पहुँचा कि नहीं, रथ यात्रा, हाँ आया है, आज यहाँ है, कल सुबह वो उत्तर प्रदेश जाएगा, फिर मुलायम सिंह देखेंगे, मैं क्यों अननेसेसरी हेडेक मेरे सर पे क्यों लेना है। तो वीपी सिंह बोले कि नहीं, अरे मुस्लिम वोट है ये, अगर तुम आडवाणी को अरेस्ट करोगे तो मुस्लिम वोट तुम्हारे तरफ आएगा, नहीं तो वो मुलायम सिंह के पास जाएगा। द मोमेंट आडवाणी एंटर्स उत्तर प्रदेश, ही विल बी अरेस्टेड ऑन द बॉर्डर, मुलायम सिंह इज वेटिंग, भैया मुस्लिम वोट चला जाएगा, ऐसा है तो ठीक है मैं अरेस्ट करवा देता हूँ। वैसा रात को 2 बजे आडवाणी को अरेस्ट करवाया। द ब्रेन बिहाइंड दिस वॉज वीपी सिंह। सो आडवाणी को कुछ नहीं हुआ, राम जन्मभूमि आंदोलन उसके बाद 100 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। आडवाणी के गिरफ्तार से लालू प्रसाद यादव को काफ़ी फायदा हुआ। काफ़ी फायदा हुआ। उसके बाद में इनका झगड़ा भी शुरू हुआ, मुलायम सिंह एंड लालू प्रसाद। अल्टीमेटली मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी बन गए, ये राष्ट्रीय जनता आरजेडी बना दी। ये दोनों राम मनोहर लोहिया के शिष्य हैं। इनके साथ थे अपने जॉर्ज फर्नांडिस, बट जॉर्ज फर्नांडिस वाज ए नंबर 1 कैरेक्टर। ही विल नॉट प्ले दिस टाइप ऑफ मिस्चीवस पॉलिटिक्स उनका नहीं है, स्ट्रेट फाइट करते हैं वो। दैट वाज, सी इफ देयर इज ए वर्ड कॉल्ड इंटेग्रिटी, जॉर्ज इज द synonymous word of that. That is George. जॉर्ज कभी पीछे से चाकू नहीं चलाता, सामने से आटम बम डाल देगा जॉर्ज, लेकिन पीछे से एक छोटा ब्लेड भी नहीं चलाएगा। बिट्रेयल, उनके जिंदगी में बिट्रेयल नाम नहीं है, किसी को बिट्रे नहीं करते, वो पॉलिटिक्स में हो या पर्सनल लाइफ में। वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। आफ्टर राम मनोहर लोहिया, इफ देयर वाज ए रियल सोशलिस्ट, वो जॉर्ज साहब था। जॉर्ज साहब के साथ बहुत अन्याय किया, कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, ये लालू प्रसाद ने किया, नीतीश कुमार ने किया, सब लोगों ने। जैसा कोई हिंदी गाना है ना, किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने मारा, ये हालत था जॉर्ज साहब का। एंड ही वेंट विथ वाजपेयी। ही सेड क्या कम्युनल, ये नॉनसेंस, मैं जानता हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो दिल्ली में बैठकर, एक छापा निकाल के ये कम्युनल है, ये सेक्युलर है, ये सेक्युलर है, ये कम्युनल है, ये मारते रहते हो। तो आपने वाजपेयी के ऊपर कम्युनल छापा मारा है। आई एम नॉट गोइंग टू एग्री टू दैट। एंड ही बोल्डली वॉक्ड इन, समता पार्टी बनाई उन्होंने, along with that Kumara Mangalam etc. वो वाजपेयी के साथ गया, and he became the defense minister of India, one of the strongest, most efficient defense minister of India. सियाचिन गए थे वो आदमी, -25 डिग्री। आप सोच सकते हैं क्या -25 डिग्री? नहीं, जहाँ ये सियाचिन में अगर आप टैंक में, मिलिट्री टैंक में बैठे हैं और आपका हाथ, नंगा हाथ अगर टैंक से कांटेक्ट आ गया तो फिर निकालना मुश्किल है। चिपका जाएगा, हाँ, चिपका जाएगा। ये वहाँ पर जॉर्ज साहब गए। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर इश्यू, ऐसा नेहरू का जो बिल्ट इन इनसिक्योरिटी है, इसके वजह से साइडलाइन किया हुआ एक ग्रेट लीडर है बाबा साहेब अम्बेडकर। वो साइडलाइन ही रह गया, साइडलाइन में ही मर गया। बाद में अब जो चल रहा है शुद्ध पॉलिटिक्स चल रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर। जो उन्होंने बोला उनके एक स्पीच से, 2 लाइन आपको अब ठीक लगते हैं, वो 2 लाइन निकालते हैं, आप भाषण देते जा रहे हैं। पूरा जो फुल टेक्स्ट है आप किसी को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फुल टेक्स्ट इज गोइंग अगेंस्ट यू। तो जो अपना काम है उसी का इस्तेमाल करता है, उसी को निकाल के तलवार बनाया और इलेक्शन जीत लिया। बाद में अम्बेडकर को ड्रॉप कर दिया, दुनिया भर का स्टैच्यू बनाया अम्बेडकर का। क्या करना, जब वो जिंदा था उनको 2 बार हराया था, कोई किसी ने कुछ कदर नहीं किया। अब मरने के 100 साल के बाद आप प्रतिमा बनाते हैं उनके, तो क्या मतलब है उसका? सब ये जो नाटक चल रहा है। ही वॉज ए ग्रेट मैन, बिकॉज ऑफ हिम
we had at least a constitution now. Yeah. Okay, we amended it several times, but still the basic framework was given by that man single-handedly. Yeah. ये ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह बोलते हैं, कमेटी में दूसरों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, पूरा अंबेडकर को अकेला करना पड़ा। कमेटी में लोग हैं लेकिन किसी एक आदमी इनिशिएटिव लेने वाला अकेला करना पड़ा और खूब किया। खूब किया।